प्रिय शिक्षार्थियों, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इसकी लेखिका निर्मला पुतुल हैं और उन्होंने इस कविता में पर्यावरण को एक नए रूप में चित्रित किया है। जहाँ तक प्रकृति का सवाल है शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति की वजह से ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है, और अगर उस प्रकृति की हम रक्षा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं अपराध करते हैं। और इस कविता में लेखिका ने एक तरह से यह संवेदना जगाने की कोशिश की है कि अगर हम प्रकृति के प्रति जिम्मेवार नहीं हैं, प्रकृति के संरक्षण में संलग्न नहीं हैं, तो शायद मनुष्य होने में भी हमारे शक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज वैश्विक धरातल पर प्रकृति के बारे में बात की जा रही है, प्रकृति की रक्षा, उसके संरक्षण की बात की जा रही है, और सारे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद हैं, सबकी यह चिंता है पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए। इन्हीं प्रश्नों को जब एक साहित्यकार अपने नज़रिए से उठाता है तो वह संवेदनशील होता है। वह संवेदना शून्य जो जनता है उसको जगाने की कोशिश करता है। इसमें लेखिका ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रकृति के जो विभिन्न उपादान हैं, पेड़ पौधे, नदी, जल, इन सब की रक्षा कैसे की जाए, और इसे उन्होंने इस सौंदर्य के साथ चित्रित किया है कि जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा चित्र आपके समक्ष उद्धृत हो रहा है। इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। इसके कई पक्ष आपके सामने आएंगे। ऑडियो वीडियो के सहारे हम इसको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इस विषय को आसानी से हृदयंगम कर सकें, समझ सकें और परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकें। इस पर परिचर्चा करने के लिए हमने एक विद्वान को बुलाया है। आप हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, और आधुनिक कविता पर उनका एक विशेष अवदान रहा है। उनकी आलोचनात्मक दृष्टि और अनुशीलन की क्षमता, उनके व्यक्तित्व में आप अभी देखेंगे कि किस तरह से वह इस विषय को बहुत ही रोचक ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आज के विद्वान को आमंत्रित करता हूं। वेद प्रकाश जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद राय साहब। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि अभी डॉक्टर बालकृष्ण राय ने आपको बताया कि आज हम एक कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर, और आज के संदर्भों में उस कविता का बहुत महत्व है। ये कविता, जिसका शीर्षक है बूढ़ी पृथ्वी का दुख, निर्मला पुतुल की लिखी हुई कविता है। और निर्मला पुतुल के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि उनका संबंध आदिवासी जीवन से रहा है, और आदिवासी लोगों में प्रकृति के प्रति जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनसे कुछ ज़्यादा लगाव होता है, और इसीलिए ये लोग कुछ ऐसा दे पाते हैं जो हम शहरों में रहने वाले लोग संस्कृति के क्षेत्र में नहीं दे पाते। निर्मला पुतुल का एक कविता संग्रह है, नगाड़े की तरह बजते शब्द। उस संग्रह में ये कविता संकलित है। इस कविता को लिखने का जो उद्देश्य है वो, जैसा कि अभी डॉक्टर बालकृष्ण राय ने बताया, कि पर्यावरण संरक्षण का इसका उद्देश्य है।
और आज का जो हमारा समय है वो विकास में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का समय है। लगातार हम विकास करने की बात करते हैं, लगातार हम हाईवेज़ बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मनुष्य जब बहुत आगे बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ों को भूलता भी है, ऐसी चीज़ों को भी भूलता है जिन्हें उसे याद रखना चाहिए। उनमें से एक है प्रकृति। तो ये कविता हमें ये याद दिलाती है कि प्रकृति की हमारी स्थितियों में, हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इसीलिए ये कविता लिखी गई है। दूसरी बात ये है कि कविता साहित्य का एक अंग है, उसकी एक विधा है। कविताओं को पढ़ने का एक तरीका तो ये रहा है कि हम सौंदर्य को पढ़ें, और मैं यहाँ पर आपको जब सौंदर्य की बात कर रहा हूँ तो दो कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनके बारे में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। दो कविताएं हैं, एक है बीती विभावरी जागरी और दूसरी है चंद्र गहना से लौटती बेर। शिक्षार्थियों, आपने ये दो कविताएं इस कविता से पहले निश्चित रूप से पढ़ी होंगी। उन कविताओं में आपने ये देखा कि किस तरह से जयशंकर प्रसाद और केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण करते हैं। बीती विभावरी जागरी में प्रातःकाल के सौंदर्य का चित्रण है, और उस प्रातःकाल में जो सुबह के समय की जो गतिशीलता है, जो वातावरण है सुबह के समय का, उसका चित्रण बहुत सुंदर शब्दों में किया गया है। इसी तरह से प्रकृति का एक दूसरा रूप हमें दिखलाई पड़ता है केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्र गहना से लौटती बेर। वहाँ खेत का सौंदर्य है। जो हमारे देश का कृषक है वो किन स्थितियों में रहता है, किस सौंदर्य के बीच रहता है, उसका चित्रण किया गया है। तो ये दो सौंदर्य संबंधी कविताएं आपने पढ़ी हैं अब तक। ये जो कविता है ये भी प्रकृति पर केंद्रित है, यानी बूढ़ी पृथ्वी का दुख। लेकिन यहाँ प्रकृति के सौंदर्य को कहने के साथ साथ उससे ज़्यादा उस प्रकृति के सौंदर्य पर संकट क्या है, इसकी बात ज़्यादा की जा रही है। साहित्यकार हमेशा जो सुंदर चीज़ें हैं उनकी सुंदरता का ही चित्रण नहीं करता, कभी कभी उसे यह भी दिखाना होता है कि उस सुंदरता पर संकट क्या है, और इस संकट को दिखा के वो हमें संवेदनशील बनाता है। यानी निर्मला पुतुल ने इस कविता में जो प्रकृति के उपादान हैं, हमारे आसपास की जो प्रकृति है, हमारे समय में विकास के कारण उन पर क्या क्या संकट आ रहे हैं, उन संकटों का चित्रण है। और इस तरह से इस कविता में रास्ता अलग है उन दो कविताओं से। इस कविता में संकट को बताकर हमें संवेदनशील बनाया जा रहा है ताकि हम उस प्रकृति के प्रति समानुभूति का अनुभव करके उसकी रक्षा में लग सकें। यही इस कविता का उद्देश्य है। यानी ये कविता केवल साहित्य को साहित्य की तरह पढ़ने की वकालत नहीं करती, बल्कि उसके साथ साथ साहित्य को जो हमारा समकालीन संकट है उससे जोड़ने का काम करती है। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि साहित्य और सामाजिक चिंताएं आपस में घुल मिलकर एक हो जाती हैं इस कविता में। इस कविता पर अभी हम कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा को करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी कविता को हम पहले पूरा पढ़ और सुन लें। तो आइए अब इस कविता का एक हम ऑडियो सुनते हैं। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनी में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी?
इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ? कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना? कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर? सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख? खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को घर के पिछवाड़े? थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। प्रिय शिक्षार्थियों, अभी आपने इस कविता को सुना। इस कविता को सुनने के बाद बहुत सारी बातें, क्योंकि आसान भाषा में लिखी गई कविता है तो बहुत सारी चीज़ें तो आप खुद ही समझ गए होंगे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम आपको इस कविता के मूल भावों से संबंधित एक वीडियो दिखाते हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख प्रश्न शैली में लिखी गई पाठक को संबोधित कविता है। कविता की अंतिम दो पंक्तियों को छोड़ दें तो यह शैली पूरी कविता में मिलती है। कवयित्री वस्तुतः प्रश्न नहीं करती, प्रश्नों के बहाने पेड़ों, नदियों, पानी, पहाड़, हवा और इन सब को जगह देने वाली पृथ्वी के भय, दुख और यातना को सुनने, देखने, सोचने, महसूस करने और उनका दुख बांटने का सुझाव रखती है। कवयित्री ने इन सब को संकट में उसी प्रकार व्यवहार करते दिखाया है जैसे मनुष्य करता है। इसलिए इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण के कारण यह कविता पाठक को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती है। कविता की अंतिम दो पंक्तियों में मनुष्य होने की वास्तविकता को भी व्यक्त किया गया है। कवयित्री के अनुसार हम सब मनुष्य तभी कहलाएंगे जब पृथ्वी और उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले, साथ ही हमें जीवन देने वाले पेड़ों, नदियों, पहाड़ों, हवा के दुख को समझकर हम इनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार यह कविता पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रेरित करने वाली कविता है। इस वीडियो को देखने के बाद आइए अब इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। इस कविता को समझने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बोर्ड पर दिखाना चाहेंगे। अगर उन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो ये कविता आपको समझने में बहुत आसान रहेगी। वो इस कविता के एक तरह से मूल बिंदु हैं। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, हम आपको बता चुके हैं कि इस कविता का शीर्षक बूढ़ी पृथ्वी का दुख है। अभी हम इस शीर्षक पर भी बात करेंगे कि इस कविता का ये शीर्षक क्यों है, लेकिन उससे पहले इस कविता को अभी आपने सुना। इस कविता में बात की गई है पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी की। आप जानते हैं कि ये सभी चीज़ें हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं। पेड़ के संदर्भ में आपने अभी सुना कि सुनना और देखना, इन दो क्रियाओं का प्रयोग इस कविता में किया गया है। नदी के संदर्भ में सुनना और सोचना, इन दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। पहाड़ के संदर्भ में महसूस करने की और सुनने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। हवा के संदर्भ में देखने पर बल दिया गया है और पृथ्वी के संदर्भ में बतियाना, ये एक अनोखी क्रिया है, इस पर बल दिया गया है। इस कविता को समझने के लिए पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि इस कविता में इन 5 चीज़ों की बात की गई है। आपने अपने बड़ों से और बुजुर्गों से पंच तत्वों के बारे में सुना होगा और ये भी सुना होगा कि इन्हीं पंच तत्वों से मनुष्य का निर्माण होता है। आप ये पाएंगे कि इस कविता में इन पंच तत्वों में से कुछ की बात की गई है। जैसे हवा की बात की गई है, पृथ्वी की बात की गई है, नदी के रूप में पानी की बात की गई है। आप ये देखेंगे कि सुनना, देखना, सोचना, बतियाना, ये किसका काम है? सुनने की, सोचने की, देखने की और बतियाने की क्षमता मनुष्य में
सबसे अधिक होती है। और आदमी होने का अर्थ इस कविता के अंत में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे तुम्हारे आदमी होने में संदेह है। तो आदमी होने का अर्थ है कि वो कुछ सुने, कुछ सोचे, कुछ समझे, कुछ देखे और जो अपने आत्मीय हैं उनसे बतियाए जरूर। तो आप इन सब चीजों का भी इन चीजों के साथ ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इस कविता में एक अलंकार का प्रयोग किया गया है, वो है मानवीकरण। जैसे आपने देखा कि पेड़ चीत्कार कर रहे हैं, पहाड़ का सीना दहल रहा है, पृथ्वी दुखी है, उससे बात करने वाला, बतियाने वाला कोई नहीं है, पत्थर चीख रहे हैं, पेड़ चीत्कार कर रहे हैं, जो नदी है वो अंधेरे में मुंह ढांप कर रो रही है। यानी इन सब को, पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को उन मुद्राओं में दिखाया गया है, उन स्थितियों में दिखाया गया है जो मनुष्य की ही, मानव की ही मुद्राएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कविता में, इसका कविता का जो सौंदर्य है वो इन सब के मानवीकरण में है, इनको मनुष्य के रूप में चित्रित करने में है। इस पर भी हम बात करेंगे कि इस मानवीकरण का उद्देश्य क्या है। दूसरी बात, अभी हमने बतियाना शब्द की बात की थी। इस बतियाना की तरह इस कविता में चीत्कार, धमस और चीख, इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और एक विशेष स्थितियों में किया गया इन शब्दों का प्रयोग, ताकि हम पर असर पड़े इस कविता में जो स्थितियां हैं। इस बोर्ड का उपयोग हमने आपको कुछ चीजें आत्मसात कराने के लिए किया है। अब हम ये देखेंगे आगे चलकर इस कविता को समझने के लिए कि पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी के बारे में इस कविता में क्या क्या कहा गया है। तो शिक्षार्थियों, जैसा कि अभी हमने आपसे कुछ बातें की और इस कविता के जो मुख्य बिंदु हैं एक तरह से उन पर भी चर्चा की। अब एक एक करके इस कविता के जो 5 अंश कहे जा सकते हैं उनको हम समझेंगे। जैसा कि आपने सुना कि पहला अंश है पेड़ों के बारे में। पेड़ों को सपने आते हैं और उन सपनों के डर से वे चीत्कार करते हैं। यानी वे सपने कोई सुखद सपने नहीं हैं, वे भयावह सपने हैं। और भयावह इसलिए हैं क्योंकि उन्हें चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ दिखाई देती हैं अपने सपनों में। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इन कुल्हाड़ियों का अर्थ क्या है। यानी पेड़ों को कुछ लोग काटने वाले हैं और हमारे समय में उपभोक्तावाद इतना प्रबल है कि हमें अपने सुख के लिए हर चीज़ को नष्ट करना है, चाहे वो पेड़ ही क्यों ना हो। तो ये हरकत इतनी अधिक बढ़ गई है स्वार्थों के कारण कि पेड़, सपने आ रहे हैं पेड़ों को और उन सपनों में उन्हें चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील बिंदु उठाया है कवित्री ने और उसने एक स्थिति को मानवीकृत बना दिया है। जैसे आगे चलकर आपने इस कविता में देखा पेड़ों के बारे में कि उनकी जो डालियां हैं वो जैसे उनके हजारों हाथ हों और उन हाथों को उठा के वो बचाव के लिए पुकार रहे हों। कवित्री ने लिखा है कि अपने हजार हाथों से वो बचाव के लिए पुकारते हैं। इन कुल्हाड़ियों से वो बचना चाहते हैं, बच नहीं सकते इसलिए पुकारते हैं। पुकारते किसे हैं? आपको और हम सबको पुकारते हैं कि हमें बचाइए, इन स्थितियों से हमें बचाइए। तो आपने ये देखा होगा इस कविता का यहाँ पर सौंदर्य ये है कि एक गतिशीलता होती है पेड़ की टहनियों में। जब वो हिलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे हाथ हिल रहे हों। कवित्री ने यही कल्पना की है इस कविता में कि जैसे हाथ हिल रहे हों, लेकिन हाथ वो प्रसन्नता के कारण नहीं हिल रहे हैं, बचाने के लिए पुकार रहे हैं वो। तो ये एक सुंदर चित्र तो है, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ भयावह भी है। यहाँ मेल है सुंदरता का और भयावहता का, क्योंकि सौंदर्य पर संकट है, पेड़ों पर संकट है और वो अपने आप को बचाने के लिए हम सबको पुकार रहे हैं। एक स्थिति तो पेड़ों के बारे में ये है। शिक्षार्थियों, अभी हमने जैसे बात की कि विकास का दौर है, इस दौर में उपभोक्तावाद बहुत प्रबल है, लोग स्वार्थ में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम ऐसा मान लेंगे कि सभी लोग स्वार्थी हैं और सभी उपभोक्तावादी हैं और सभी अपने अपने सुख को
ढूंढ रहे हैं, किसी दूसरे की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो पूरी तरह से ऐसी भी स्थिति नहीं है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि खुद कवित्री का दृष्टिकोण क्या है। कम से कम वो तो इस कविता में नजर आ रही है जो ऐसी स्थितियों पर चिंता प्रकट कर रही है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे सामाजिक आंदोलन चले हैं। एक चिपको आंदोलन भी था, जो गढ़वाल का चमोली जिला था, वहाँ एक रैणी नाम का गांव था, जहाँ पर गौरा एक महिला थी, बहुत महान महिला कही जाएंगी, जिन्होंने पेड़ों पर चिपक कर उनके आगे खड़ी हो गई थी वो जो लोग पेड़ काटने आए थे, और पेड़ों को काटने नहीं दिया गया था। तो हमारे समाज में कवित्री जैसे लोग भी हैं, और वो जो सामाजिक आंदोलन करता है वो लोग भी हैं जो पेड़ों को बचाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों में हमें और आपको भी शामिल होना चाहिए। इस पहले दृश्य से ये बात समझ में आती है। दूसरा दृश्य इस कविता का नदी से संबंधित है। आपने ये देखा कि नदी को एक स्थिति में दिखाया गया है, वो अंधेरे में मुंह ढांप कर रो रही है। अंधेरे में मुंह ढांप कर वो रोता है जिसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता, जिसके दुख को समझने वाला कोई नहीं होता। और यहाँ अंधेरे में नदी को मुंह ढांप कर रोते हुए दिखाया गया है। ऐसा क्यों है? आप बहुत सारी नदियों का हाल देखिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और आपको भी ये दृश्य फिर दिखाई देगा कि वो नदियाँ जब हलचल शांत हो जाती होगी रात की तो किस तरह से वो रोती होंगी। सूख रही हैं, उनमें पानी खत्म हो रहा है, उनमें कूड़ा करकट डाला जाता है, उनको प्रदूषित किया जाता है। और ऐसा करने वाला कौन है? वही है जो उसकी रक्षा करने वाला होना चाहिए। तो जब मनुष्य ही ऐसे हो जाएंगे जो नदियों को प्रदूषित करेंगे, श्रद्धा के नाम पर, भक्ति के नाम पर उनमें कूड़ा डालेंगे, तो नदियों के पास अंधेरे में मुंह ढांप कर रोने के अलावा चारा ही क्या रह जाएगा। ये स्थिति इस कविता में है, और इसका उदाहरण भी कवित्री ने दिया है। आगे आपने ये देखा कि एक व्यक्ति है जो कपड़े और मवेशी धो रहा है एक किनारे पे खड़ा होके, और ये नहीं सोच रहा है कि ये नदी दूसरे किनारे पर भी जा रही है, और उस दूसरे किनारे पर कौन है? एक प्यासा पानी पी रहा है और एक स्त्री देवता को अर्घ दे रही है। यानी उसी पानी का इस्तेमाल पीने के लिए भी किया जा रहा है, और श्रद्धा के लिए भी किया जा रहा है, देवता को चढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है। तीसरी स्थिति इस कविता में पहाड़ को लेकर है, और अद्भुत दृश्य है। पहाड़ को मौन समाधि लिए हुए बैठा दिखाया गया है इस कविता में। आप इस कविता को जब पढ़कर पहाड़ों को देखेंगे और अगर इस कविता का कुछ असर लेंगे, समझ लेंगे इसे, तो आपको भी पहाड़ मौन समाधि लिए हुए बैठे ही नजर आएंगे। पहाड़ को देखकर ये अक्सर लगता है कि वो मौन समाधि लिए हुए हैं, है ना। हमारे यहाँ तो बिल्कुल जैसे शिव की अवधारणा है, जैसे साधना में रत बैठे हुए हैं वो पहाड़। अब वो एक तरफ तो मौन समाधि लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ कौन है जो उनमें विस्फोटक लगा के उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं। तो दो स्थितियां जुड़ गई इस कविता में कि एक तरफ तो मौन समाधि लिए हुए पहाड़ बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी स्थिति ये है कि जब उनको तोड़ा जाता है, उनमें विस्फोट किया जाता है, तो कवित्री ने ये प्रश्न पूछा है कि उनका सीना किस कदर दहलता है। कभी आपने ये सुना है? सुनना चाहिए इसे। तो पहाड़ की ये स्थिति है, ये बिल्कुल उस पहाड़ को जो मौन समाधि लिए बैठा है, ये वही है जैसे शिव अपनी साधना में बैठे हुए हैं और कामदेव छेड़छाड़ कर रहा था। और ये छेड़छाड़ किस रूप में तब्दील हुई कि उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अगर हम पहाड़ों की चिंता नहीं करेंगे, उनकी साधना को इसी तरह से भंग करते रहेंगे, उन्हें इसी तरह से नष्ट करते रहेंगे, तो हो सकता है कि वो हमारे लिए एक दिन विनाशकारी बन जाएं। और हम जानते हैं, अब तो वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि प्रकृति से जो छेड़छाड़ कर रहे हैं लगातार हम, तो जो हलचल होती है, जो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसका कारण एक वो भी है। तो एक तरह से इस कविता में ये दृश्य जो वर्णित किया गया है, फिर मैं वही कहूँगा कि एक तरफ यथार्थ है, पहाड़ का बैठा होना ये यथार्थ है। दूसरी तरफ उसमें कल्पना की गई है कि वो सिर्फ निर्जीव नहीं है, वो भी सांस लेता है, वो जरूरी है। मनुष्य सांस लेता है
तो ये सब भी सांस लेते हैं क्योंकि मनुष्य के लिए जरूरी हैं। फिर पत्थरों को तोड़ा जाता है, उनकी चीख, वो छिटक कर जब दूर गिरते हैं सड़क पर, पत्थर को हम टूटते हुए देखते हैं, तो कवित्री ने कल्पना की है कि वो चीखते हैं, उनकी चीख को सुनना चाहिए। तो ये तीसरी स्थिति थी जिसके बारे में कवित्री हमें पूछती है। इसके बाद बहुत छोटी सी स्थिति है, वो है हवा के बारे में। हवा खांस रही है। हवा खांस रही है का मतलब वो प्रदूषित हो गई है और उसके प्रदूषण के कारण मनुष्य खांस रहा है। दरअसल इस पूरी कविता में सारा संकट तो मनुष्य का ही है, क्योंकि पेड़, नदी, पहाड़, हवा, इन सब की जरूरत मनुष्य को है। मनुष्य इनके बिना रह नहीं सकता। इसलिए हवा को सांस लेते हुए दिखाने का मतलब है कि मनुष्य सांस नहीं ले पाएगा अगर हवा प्रदूषित हो जाएगी, तो वो खांसता रहेगा, उसके फेफड़े जवाब दे जाएंगे। इसलिए इस हवा के खांसने को भी हमें सुनना चाहिए। कवित्री हमें बहुत सारे जो संकट हैं मनुष्य जीवन के, पर्यावरण को लेकर, उसकी तरफ आगाह करना चाहती है। और पांचवां दृश्य है इस कविता का, वो अंतिम है, वो पृथ्वी के बारे में है। पृथ्वी की स्थिति कैसी है? अगर पेड़ कट रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, सूख रही हैं, हवा प्रदूषित हो रही है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, तो पृथ्वी कैसी लगेगी? अब आते हैं इसके शीर्षक पर। पृथ्वी अपने आप ही बूढ़ी लगेगी। यहां बूढ़े होने का अर्थ सिर्फ बूढ़ा होना नहीं है, बल्कि सौंदर्य का नष्ट होना है। पृथ्वी का सौंदर्य मनुष्य के साथ साथ, मनुष्य तो है ही पृथ्वी का सौंदर्य, हम और आप तो हैं ही, क्योंकि उस सौंदर्य को हम और आप देखते हैं। अगर देखने वाला नहीं है तो सौंदर्य की भी कोई सत्ता नहीं है। लेकिन देखने वाले में यह विवेक भी होना चाहिए कि जिसे हम सुंदर कहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उसकी हमें रक्षा भी करनी चाहिए। तो अब वो सौंदर्य ही नष्ट हो रहा है, तो पृथ्वी बूढ़ी हो रही है और गुमसुम हो रही है। और यहां भी एक दृश्य आपको याद आएगा, उन परिवारों में जहां बुजुर्गों की उपेक्षा होती है, उन परिवारों में जरा बुजुर्गों को देखिए किस तरह से वो गुमसुम रहते हैं और चाहते हैं कि हमसे कोई बात करे, कोई बतियाए। ये बतियाए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस कविता में। बतियाना का मतलब होता है स्नेह से, जो अपना होता है वो बतियाता है, जो अपना प्रिय होता है वो बतियाता है। तो पृथ्वी प्रतीक्षा कर रही है गुमसुम होकर किसी ऐसे व्यक्ति की जो उससे बतियाए उसका दुख। और जब बतियाने वाला कोई नहीं मिलता उस बंजर पृथ्वी से, और बतियाने का मतलब क्या है? दुख बतियाने का मतलब है कि जो कुछ नष्ट हो रहा है जरा उसके बारे में बात करो, उस सौंदर्य को बचाओ, पृथ्वी की रक्षा करो, पेड़, नदी, पहाड़, हवा, इनकी रक्षा करो। तो वो जो माँ है, जो पृथ्वी है, उसका सौंदर्य भी बचेगा और बतियाना सार्थक होगा। अंतिम पंक्ति इस कविता में आती है, अगर नहीं तो मुझे तुम्हारे आदमी होने में संदेह है। इस नहीं का अर्थ क्या है? इस नहीं का अर्थ ये है कि जो ऊपर पूछा, जिनकी हमने जिन प्रश्नों की बात भी की, जो प्रश्न सुनने से, सोचने से, समझने से, महसूस करने से संबंध रखते हैं और बतियाने से संबंध। कवित्री ये कहती है ना कि पेड़ों की चित्कार नहीं सुनी, पहाड़ का सीना दहलता हुआ अगर आपने नहीं सुना, पेड़ कट कर गिरने से धमस जो होती है उसको नहीं सुना, अगर आपने ये नहीं सोचा कि दूसरी तरफ कोई पानी पी रहा होगा, अगर आपको खांसती हुई हवा का स्वर सुनाई नहीं पड़ा, अगर आप बूढ़ी होती हुई पृथ्वी से बतियाए नहीं, अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो कवित्री बहुत विनम्रता से कहती है कि मुझे तुम्हारे आदमी होने में संदेह है अगर तुमने ये नहीं किया। तो ये संदेह किस पर है? अगर मनुष्य अपनी मनुष्यता को सुरक्षित नहीं रखता है, मनुष्य के बारे में ही कहा जाता है कि उसका संबंध केवल अपने दुख से नहीं है, अपने परिवार के साथ साथ देश का दुख भी उसका दुख है, समाज का दुख भी उसका दुख है, पृथ्वी का दुख भी उसका दुख है, पेड़ पौधों का दुख भी उसका दुख है। तो कवित्री उसे यह याद दिला रही है कि अगर दुखी पृथ्वी से तुम
बतियाओगे नहीं, उसके सौंदर्य को नहीं बचाओगे, तो तुम्हारे आदमी होने का कोई अर्थ नहीं है। तुम भी दूसरे प्राणियों की तरह हो जो नहीं बचा सकते। तो अगर आदमी होना है तो इस प्रकृति को बचाना है, पेड़ पौधों को, जल को, पहाड़ को, नदी को और पृथ्वी के सौंदर्य को हमें और आपको सबको मिलकर बचाना है। अभी जो हमने समझा है जिस तरह से इस कविता को, इस समझने के बाद इस कविता पर आइए हम एक विद्वान की परिचर्चा सुनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कविताएं प्रकृति पर बहुत सी पहले पढ़ी होंगी, प्राकृतिक सौंदर्य की कविताएं। तो इन कविताओं में जब हम पढ़ते हैं तो प्रकृति हमें जिस रूप में दिखाई देती रही है, आज प्रकृति का वैसा ही रूप नहीं है। आज ज़रूरत है कि हम जिन कविताओं को, जिन लोकगीतों को, जिन कहानियों में पृथ्वी के और इस प्रकृति के और अपने पर्यावरण के इतने गुणगान करते रहे हैं, जिससे हम इतने सम्मोहित होते रहे हैं, जिसके लिए हम हजारों रुपए खर्च करके तलाश करते हुए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, कभी समुद्र के तट पर तो कभी नदियों के घाटों पर, आज वो प्रकृति खतरे में आ गई है। और ये खतरा जो है वो कोई दैवीय आपदा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ईश्वरीय विधान के तहत ऐसा हो रहा हो, बल्कि इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हम जो सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि हम ये ध्यान नहीं रख पा रहे कि जो मूलभूत चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी के लिए आवश्यक, उनको अगर हम आज निपटा लेंगे, अगर आज हम जो है कुछ सुखों की खातिर हम पेड़ों को काट डालेंगे, आज अगर हम अपने औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं के लिए हम कारखानों की जो पानी है, माने जो पोल्यूटेड, प्रदूषित पानी है, उसको हम नदियों में डाल करके उसको ख़राब कर देंगे, अगर हम ऐसे सारे काम करेंगे तो हम खुद अपने शेष जीवन में, और उससे भी ज़्यादा जो हमारी अगली पीढ़ी है, जिन बच्चों के लिए हम बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, आज स्थिति यह है कि कभी मतलब संवेदनशील आदमी को गंगा का जल पिलाया जाता था कि जो रोगी है या बीमार है, आज हम स्वस्थ लोगों को भी कोशिश करते हैं कि कैसा भी पानी ना पिला करके बोतल बंद पानी पिलाने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। अगर हम इस स्थिति को ही आगे अगर ऐसे बढ़ाते रहे तो कल हमारे इस पर्यावरण का, इस प्रकृति का क्या होगा, और जिन बच्चों के लिए हमारे मन में इतना प्यार है, उन बच्चों का भविष्य कल क्या होगा, उनको पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, उनको छाया वृक्षों की कहाँ से मिलेगी, उनको वो पशु पक्षियों का जगत कहाँ से मिलेगा। तो इन चीज़ों के बारे में आज हमें सोचने की ज़रूरत है। तो ये जो हमने औद्योगिक विकास किया, उसके साथ जो उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति हमारे भीतर आई, और जहाँ हम अपने सुविधाओं के लिए ज़्यादा सचेत हुए, अपने कर्तव्यों के प्रति हम उतने सचेत नहीं हो रहे हैं, ये जो हमारी मानसिक जड़ता है, इस जड़ता को तोड़ने की कोशिश इस कविता में की गई है। ये प्रश्नवाचक चिन्हों के माध्यम से ये कविता प्रस्तुत करने का क्या रहस्य हो सकता है? ये कविता चूँकि कविता में जो आनंद का तत्व था, वो पुरानी कविताओं में हम सिर्फ आनंद के लिए भी कविताएं सुना पढ़ा करते थे, लेकिन अब जो कविताएं हैं वो हमसे सीधे या तो हमारी समस्या को प्रस्तुत करती हैं या हमसे सीधे बात करना चाहती हैं। ये चूँकि एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि मनुष्य के भीतर का जो विवेक और जो संवेदनशीलता खो रही है, उसको कवित्री पकड़ना चाहती है, इसलिए वो सीधे सवाल करती है। ये कविता हर एक से सवाल है, जो पाठक है उससे सीधे सवाल है। एक समय उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा उसके बड़े नेता थे। तो उन्होंने वहाँ कुछ नारे भी बनाए थे। उन्होंने कहा था कि जो सुखी जीवन के आधार 3 ही हैं, मिट्टी, पानी और बयार। जंगल का संबंध उन तीनों चीज़ों से है। अगर जंगल बचेगा तो सॉइल भी ठीक होगी, मिट्टी भी ठीक होगी, हवा भी ठीक आएगी, प्रदूषण को कम कर देगा वो जंगल, वो एब्जॉर्ब कर लेगा उन तमाम विषैली चीज़ों को, आपको ऑक्सीजन देगा, और पानी। ये पूरा एक जो सर्कल है, ये जिसे आप एक चक्र कहते हैं, वो चक्र है जिसमें पेड़ सबसे महत्वपूर्ण है। पेड़ ही हैं जो वर्षा को सीधा समुद्र में वर्षा के जल को जाने से रोकते हैं।
मिट्टी के भीतर पेवस्त कराते हैं, फिर हमारे भूगर्भ के जल स्तर को बढ़ाते हैं, उनसे आकर्षित होकर के बादल वहां पर बरसते हैं। जहां पेड़ नहीं है वहां बारिश नहीं होती, रेगिस्तान में इसीलिए बारिश नहीं होती है। बहुत जब हम ऊंचाई पर चले जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स जो हैं, वहां वर्षा नहीं होती। वर्षा वहीं होती है जहां पेड़ भी होते हैं, वो बादल को आकर्षित करते हैं। तो पेड़ बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। पहाड़ को जो है मकान बनाने के लिए, सीमेंट पाने के लिए, उसके लिए बुरी तरीके से उसको तोड़े चले जा रहे हैं, खत्म किए चले जा रहे हैं। जो हमारे लिए ही मौन समाधि लिए बैठा था। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? पिछवाड़ा खास तौर से इस्तेमाल किया है। आगे साफ रखो, पीछे कूड़ा फेंक दो। सारी घर की गंदगी घर के पिछवाड़े पड़ी हुई होती है, जिससे हवा प्रदूषित हो रही है। वो कहना चाहते हैं कि तुमने हवा को इतना बीमार कर दिया है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस जैसी हो गई है। फिर वो उन सब चीजों को मिलाकर करती है। ये सब क्या है कि ये है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। कभी थोड़ा सा वक्त चुरा करके बतियाया है उससे, जो शिकायत कभी नहीं करती, लेकिन उसके पास शिकायतें बहुत सारी हैं। उससे उसका दुख कम से कम बतिया तो लो, है ना। यहां हम और देखें कि इसमें गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी का है। तो दरअसल पृथ्वी जो है, अगर हम पूरे सृष्टि के उसमें बात करें तो पृथ्वी की अभी इतनी उम्र है नहीं, बहुत लंबी नहीं है कि उसे हम बूढ़ी कहें। लेकिन हुआ ये कि इन पेड़ों को काटकर, नदियों को प्रदूषित करके, उसके सब तमाम चीजों से जो हमने प्रकृति का दोहन शोषण किया है, तो एक तरीके से ये समझिए कि जैसे आपने किसी स्त्री के आभूषणों को हटा दिया है। तो सोचो क्या तुम आदमी हो। अभी आपने जो परिचर्चा सुनी, उससे भी आपको बहुत सी बातें इस कविता के बारे में समझ में आई होंगी। और अब इस परिचर्चा के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। इस कविता में विनम्रता में आग्रह और प्रश्न में प्रस्ताव है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं क्या तुम शाम को नहीं आ सकते, अर्थात तुम शाम को आ जाओ तो अच्छा है, या मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि शाम को आ जाओ। पाठ में इसी ध्वनि में क्या तुमने कभी सुना है कभी आदि वाक्य आए हैं, जिनमें प्रश्न के भीतर आग्रह छिपा हुआ है। कभी कभी हम किसी से ऐसी बात कहना चाहते हैं जो सुनने वाले को अच्छी न लगे, या हम कहना तो नहीं चाहते पर कहना जरूरी है, या किसी की कमी को बताने, उसकी आलोचना करने, नसीहत देने के लिए कहते हैं। इस बात को कहने का एक ढंग होता है। जैसे हम इस बात को कहना चाहें तो कहेंगे ना कि क्षमा कीजिए, आपकी यह बात ठीक नहीं। ये बात हम बड़े से ही कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि क्षमा करना, तुम यह ठीक नहीं कर रहे हो। ये वाक्य हम अपने से छोटे को बोलेंगे। लेकिन इन दोनों ही वाक्यों में हम किसी की गलत बात की आलोचना करने का एक ढंग अख्तियार करते हैं, यानी उस ढंग में हम उसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि सुनने वाले को बुरा न लगे। इस पाठ में भी अनेक वाक्य ऐसे आए हैं जिनसे कवित्री का भाषा कौशल दिखाई देता है। जैसे वो कहती है कि अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। पाठ में एक शब्द आया है बतियाना। बात संज्ञा शब्द है, बात से बतियाना बना। संज्ञा को नाम कहते हैं। यहाँ संज्ञा शब्द बात का प्रयोग क्रिया की धातु के रूप में हुआ है, अतः यह नाम धातु क्रिया है। ऐसे ही अन्य शब्द आप भी बना सकते हैं, जैसे लतियाना, धकियाना, हथियाना आदि। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि मानवीकरण इस कविता में किया गया है पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी का। और इस कविता का जो जीवन कौशल है वो यही है कि हम और आप सब मिलकर प्रकृति की रक्षा करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। और इस कविता का जो साहित्यिक दृष्टि से काव्य सौंदर्य अगर हम देखें तो यही है कि बहुत साधारण सी भाषा में हमें और आपको प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई। बड़ी खूबसूरती से कवित्री ने मानवीकरण करते हुए इस कविता में अपनी बात को बहुत प्रभावशाली तरीके से कहा है। और इस कविता को जो पढ़ के समझ लेगा, ज़रूर उसके हृदय पर कोई न कोई असर तो पड़ेगा और इस कविता के उद्देश्य को पूरा करने में वो शामिल होगा। धन्यवाद।